हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है मेरे बच्चे। लास्ट टाइम मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिखाया, कैसे नामकरण किया जाता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके रूल्स सीखे हमने, बहुत सारे क्वेश्चंस किए साथ साथ में। तो आज जो टॉपिक है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। टॉपिक का नाम है आपका एच बॉन्डिंग, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सीखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो उसको हम लगा के भी देखेंगे, अलग अलग आपके जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, सबसे पहले जल्दी समझ आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बच्चे, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। सबने ये बात पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग में कि जो फोर्थ चैप्टर है +1 का, कि यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे ये होता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और जो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयरिंग में लेते हैं। वन वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होता है, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन, इनको हम ऐसे दिखाते हैं एक बार, है ना, कि शेयरिंग में गए हैं। तो ये क्या बन गया? कोवलेंट बॉन्ड बन गया। पर लेकिन बात ये है कि मुझे आपने ये भी पढ़ा थर्ड चैप्टर में कि आपका फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्डेड स्टेट। जब वो बॉन्डिंग स्टेट में है, मतलब एफ बॉन्डिंग स्टेट में है, किसके साथ? एच के साथ। तो यहाँ पे शेयरिंग में गए हैं, लेकिन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा होंगे? फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ है जी? फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब फिर हो गए। अभी तो एक मॉलिक्यूल की बात है बच्चे। अगर आप सैंपल लें, सैंपल में तो हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, बहुत ज्यादा, हजारों ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वहां पे बात आती है जी, फिर क्या होता होगा। देखो, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। ये एक HF है, ये एक HF मॉलिक्यूल है, ये इसमें पार्शियल नेगेटिव, इट्स पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा ही HF यहाँ लगा होगा आगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे बहुत सारे लगे होंगे ना जब सैंपल लेंगे आप। एक HF और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब होगा क्या मेरे बच्चे, ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक, नॉट अलाइक, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी बच्चे। सेम किस्सा यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। आगे ये चेंज चली जाएगी आपकी, है ना, इधर भी हो सकता है। तो जो ये बॉन्ड बना है, मतलब जो ये आपका एक तरह का क्या है, अट्रैक्शन है। किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में और यहाँ पे फ्लोरीन के बीच में। कौन सा ये अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है मेरे बच्चे, क्योंकि चार्ज जो अपीयर हुए हैं उनकी वजह से ये यहाँ पे रोल में आई है, ठीक है, पिक्चर में आई है। तो मतलब ये एच बॉन्ड बने हैं। क्या बने हैं? एच बॉन्ड। ये भी एच बॉन्ड है, ये भी बच्चे एच बॉन्ड है। समझ में आ गई? तो एच बॉन्ड असल में हमें यहाँ से क्या बचला, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ से एक बात क्लियर कट हो चुका है कि जो एच बॉन्ड है असल में ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में? बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। मतलब ये मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल में क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन होगा इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ किसमें होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होगा। समझ आ गया? इसको हम बोल रहे हैं बच्चे एच बॉन्ड। तो समझ में आया होगा मेरे बच्चों आपको, क्लियर कट है। तो ये एच बॉन्ड की फॉर्मेशन
का जो राज है वो इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन और फ्लोरीन ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर हुए, और फिर क्या हुआ, जो अपोजिट चार्जेस हैं उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the hydrogen of one molecule and fluorine of the other molecule is called H bond। चलो जी लिख देते हैं मेरे बच्चों, ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं E डॉट एन को बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है, ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन H atom and fluorine atom, partial positive and negative charges appears। समझ आ गई बच्चे, पहली बात ये आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, को लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से आपके जो चार्ज हैं, पार्शियल चार्जेस हैं, वो अपीयर हुए हैं, ठीक है जी। तो एच बॉन्ड क्या है, तो एच बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हुई, एच बॉन्ड की डेफिनेशन आपके सामने मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, तो लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between H atom, between H atom of one molecule, between H atom of one molecule and electronegative element। यहाँ पे एक बात और क्लियर करना है, यहाँ पे पूछा जाता है सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से लेंगे, यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि फ्लोरीन तो है। देखो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज़्यादातर हमें जो आपका 3rd चैप्टर है वहाँ पे सिखाया जाता है कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेट फ्लोरीन की है, देन ऑक्सीजन की है, देन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। पर लेकिन याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 में हो सकती है, अगर 3 वो आइटम हो सकते हैं, या तो फ्लोरीन प्रेजेंट हो, या ऑक्सीजन, या फिर बच्चे नाइट्रोजन। ये बात है, क्लोरीन नहीं हो सकता। बाद में बताऊँ क्लोरीन क्यों नहीं होता। बेशक क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन एच बॉन्डिंग यहाँ पे उसमें बहुत बहुत वीक होती है एच बॉन्डिंग उसमें, ठीक है। द इलेक्ट्रोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एच एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट of another molecule is called H bonding, ठीक है जी, is called H bonding। आप ये चीज भूलेंगे नहीं बच्चे, ये वाली चीज कि वो कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पे, समझ आ गई बात। इसको नोट कर लो, फिर मैं रफ करने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। पॉज कर लें और नोट कर लें इसको, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बात ये होगी कि कंडीशंस क्या होती है एच बॉन्डिंग के लिए, कंडीशन फॉर एच बॉन्डिंग, वो भी देखना जरा ध्यान से सुनना। कंडीशन फॉर एच बॉन्डिंग, कंडीशंस फॉर एच बॉन्डिंग, तो क्या होगी पहली कंडीशन, बता सकता है कोई, एग्जाम्पल देख के कोई बता सकते हैं। पहला तो ये होना चाहिए कंडीशन कि आप में जो भी आपका कंपाउंड है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम की वो काफी हाई होनी चाहिए, ठीक है जी। हाइड्रोजन एटम, पहली कंडीशन बच्चे, हाइड्रोजन एटम should be linked to a highly
यहाँ पे लिंक्ड का मतलब है कि पहले से ही वो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में पहले क्या था, कोवलेंट बॉन्ड था। वो वही बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम शुड बी लिंक्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और वो एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन नहीं होगा। बेशक क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन तो क्लियर होगी कि जो हाइड्रोजन है वो आपका कनेक्टेड होना चाहिए किससे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसको आप चूज कर रहे हैं बच्चे, उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। दोबारा बोलता हूं, साइज ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। याद रखें, शुड बी स्मॉल, जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। आपको यहां से आंसर मिल गया होगा कि क्लोरीन एच बॉन्डिंग में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि क्लोरीन का साइज मेरे बच्चों लार्जर होता है। तो लार्ज साइज की वजह से जो एच बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, वो बहुत वीक बनता है। होता जरूर है बॉन्ड, हम ये नहीं कहते क्लोरीन के साथ एच बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक होती है। जो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं HCl। अगर आपको कोई पूछे क्या HCl में एच बॉन्डिंग नहीं होती, भाई होती है एच बॉन्डिंग, लेकिन बहुत वीक होती है। ठीक है जी, तो उसको हम गिनते ही नहीं है। आगे चले मेरे बच्चे, समझ आया? मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, बहुत प्यार से समझाया मैंने। ठीक है, आपको मैं हर एक कंसेप्ट सिखा दूंगा, डोंट वरी, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। बस लेक्चर को ऑर्डर में सुने, जो पिछले वाले लेक्चर आपने नहीं सुने तो उनको सुनकर आइएगा पहले। ठीक है, तो हर एक चीज़ को मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो मैं मिस करूंगा बच्चे। ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं ये कोशिश करूंगा कि जितना भी चाहे आपका हर एक कंसेप्ट है वो मैं आपको सिखा सकूँ फ्री में। ये बात याद रखें, यहाँ पे कोई पैसे, कोई भी मेरा ये नहीं कि यहाँ पे कोई आपका कोई पेड लेक्चर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो पेड है, फ्री है जी यहाँ पे। अभी आप फ्री पढ़ सकते हैं, बस सुनिएगा ध्यान से हर चीज़ को। अब एक बात और, कि आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना एच बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। ये बात याद रखिएगा। कंसेप्ट क्या रखते हैं, लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम and smaller its size, and smaller its size, stronger the H bond formed, stronger the stronger the H bond formed, उतना ही आपका स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड फॉर्म होगा जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और जितना स्मॉल साइज है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको सबको पता है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन जो क्लोरीन है बच्चे ऑलमोस्ट नाइट्रोजन के इक्वल होती है उसकी। ठीक है, लेकिन साइज कम होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाता, एच बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाता क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर चेक करे कोई कि बताओ सर बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, तो देखो अगर HF है तो उसके साथ एक H का बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू OH बॉन्ड। अगर H और O का बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का H बॉन्ड बन रहा है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ये H बॉन्ड है। देन आपका नाइट्रोजन के साथ होगा मेरे बच्चे, याद रखेंगे, देन नाइट्रोजन के साथ H बॉन्ड होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, याद रखें, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ H बॉन्ड स्ट्रेंथ। नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चों इसको। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से।
आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट, ये आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, ऑर्डर ऑफ एच बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलो जी, यहाँ पे ये बात नोट कर लो, क्लोरीन का क्यों नहीं बनता, ये भी बात नोट कर लेना मेरे बच्चों। क्लोरीन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी as that of nitrogen, but chlorine forms weak H bond due to its larger size, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग, सुनिएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। कहा गया कितने टाइप्स की एच बॉन्डिंग होती है, तो आंसर है बच्चे 2 टाइप्स की एच बॉन्डिंग होती है। तो कौन कौन सी होती है चेक कर लेते हैं, चलो जी। टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग, टॉपिक है टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग। ठीक है, तो 2 टाइप्स है, मैंने आपको बताया। एक है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, दूसरा है इंट्रा मोलिकुलर। यहाँ दोबारा बोलता हूँ, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। ठीक है जी, तो पहले पढ़ते हैं मेरे बच्चे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, वो ध्यान से देखिएगा क्या है ये। ठीक है, अब कहा गया ये क्या होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रा में क्या फर्क है। तो ध्यान सुनिएगा, इंटरमोलिकुलर का मतलब है कि मान लो कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है एक, है ना, कोई भी मान लो, तो मॉलिक्यूल है, तो वहां पर हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल है, उसका दूसरा मॉलिक्यूल है, अब इसके एच में और दूसरे के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में क्या हो रहा है, एच बॉन्ड बन रहा है। दोबारा बोलता हूँ, एक मॉलिक्यूल लिया किसी भी सब्सटेंस का, उसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा सेम सब्सटेंस का, दोनों में क्या हो रहा है, इसका जो एच एटम है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है वहां पे, तो वो एच बॉन्ड बन गया। इसको बोलते हैं बच्चे क्या, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। मतलब दो आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है एच बॉन्ड। इंट्रा में क्या होता है, इंट्रा में ये होता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मतलब जो एच बॉन्डिंग होगी वो विद इन द मॉलिक्यूल हो जाएगी। मतलब एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपके आपस में कनेक्ट नहीं होंगे विद एच बॉन्ड। यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रा में क्या होता है बच्चे कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसके बीच में ही कहीं ना कहीं पे ऐसे एटम लगे होते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है, वहीं पे अटैच हो जाता है विद इन द मॉलिक्यूल। ये फर्क है आपके इंटर में और इंट्रा मॉलिक्यूलर में। चलो पढ़ते हैं इस बात को। दिस टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, बिटवीन, मैंने क्या कहा, या तो डिफरेंट होंगे या तो सेम सब्सटेंस के। ठीक है जी, इज बिटवीन 2 और मोर, ज्यादा भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इज बिटवीन 2 और मोर सेम और डिफरेंट टाइप्स, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल विच कंबाइन टू फॉर्म अ डाइमर और पॉलीमर। ध्यान सुनिएगा, क्या कहा मैंने यहाँ पे, डेफिनेशन क्या कहती है, ये
मतलब मैंने अपनी तरफ से ली हुई है, ठीक है, अपनी तरफ से बनाई हुई है, आपको बस सब समझना है। क्या कहा था मैंने कि आपकी एच बॉन्डिंग इस टाइप की है, जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है उसमें क्या होता है, एच बॉन्ड किसके बीच में होता है, बिटवीन टू और मोर सेम, मतलब दो तो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जो दो हैं ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं, एक ही सब्सटेंस के हो सकते हैं या अलग सब्सटेंस के भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और जिनकी वजह से क्या होता है, जो वो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं आपस में। वैसे इनके बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट किसकी वजह से हुई, एच बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, ठीक है, ये एच बॉन्ड बन गया, तो जिसकी वजह से ये जुड़ गए ना आपस में, जुड़ने को क्या बोलते हैं, डाइमर। अगर दो मॉलिक्यूल आपस में मर्ज हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, उनको डाइमर बोलते हैं। और अगर दो से ज्यादा, मतलब तीन आपस में मिल गए या चार मिल गए, उसको बोलते हैं बच्चे पॉलीमर। समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक बात और याद रखना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम वर्डिंग में क्या बोलते हैं, अगर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने हैं या तीन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ चुके हैं, चार जुड़ चुके हैं, इसको एक टर्म से हम डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एसोसिएशन। तो याद रखिएगा, दिस टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग leads to association of molecules, ठीक है जी। अब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं कि इंटरमोलर एच बॉन्डिंग कहां कहां पे हो सकती है। देखिएगा सिंपल, एच में हो सकती है बच्चे, अभी हमने एग्जांपल लिया था, देखो कैसे हो सकती है। ये एक एफ मॉलिक्यूल है, जो दूसरा होगा वो यहाँ पे कनेक्टेड होगा ऐसे, लाइक दिस, ये एफ यहाँ पे, फिर एच यहाँ पे, ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे एफ होगा, फिर दोबारा से एच होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एफ होगा, फिर यहाँ पे एच होगा, ये चेन चलती, ये जिगजैग मैनर में चलती जाएगी बच्चे, ठीक है। यहाँ पे भी अलग होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे जो भी एच होगा वो फर्दर कनेक्ट होगा यहाँ पे। तो जिगजैग पैटर्न में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जिगजैग पैटर्न में लगे होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी चेन बनेगी बच्चे। यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल नहीं जुड़े हुए, यहाँ पे आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे आपके कंपाउंड में, सैंपल में, वो सब के सब कनेक्ट होंगे एक दूसरे के थ्रू एच बॉन्डिंग। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है जी, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड थ्रू एच बॉन्डिंग, मतलब ये इसके साथ एच बॉन्डिंग में है, फिर इसके साथ एच बॉन्डिंग में, मतलब चेन बन गई, इसको बोलते हैं पॉलीमर। बात समझ में आ गई, तो चलो जी अब आगे दिखाते हैं कोई एग्जांपल। मान लो हमारे पास देखो एसिटिक एसिड होता है, सबने सुना होगा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, है ना, एसिटिक एसिड सबने सुना है। नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये होता है बच्चे, ये एक मॉलिक्यूल है इसका। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज ऑक्सीजन, क्लैरिटी है। फिर क्या होगा, ऐसा दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे O, यहाँ पे H, ये आपस में देखो यहाँ पे H बॉन्ड बन गया, ठीक है। जो एक ये मॉलिक्यूल है, पूरा मॉलिक्यूल, ये H बॉन्ड बन गया इनके बीच में, क्या बन गया, H बॉन्ड। तो क्या हुआ, जो दो मॉलिक्यूल होते हैं आपके इथेनोइक एसिड के या एसिटिक एसिड के, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वो कंबाइन हो चुके हैं आपस में, तो उसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर। अगर दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाए तो डाइमर, अगर तीन हो जाए तो ट्राइमर, चार हो जाए तो टेट्रामर। समझ में आ रहा है, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं इनके, ठीक है। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल था, और जो सेकंड एग्जाम्पल दिया ये आपका एसिटिक एसिड का था बच्चे, ये इसको बोलते हैं, मैंने नॉमेनक्लेचर सिखाया सबको, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है,
आईपीसीडीएम क्या है इसका? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। नोट कर लीजिए मेरे बच्चे। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जांपल देने जा रहा हूं, देखिएगा। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है H2O का, मतलब पानी जो आप पीते भी हैं, है ना। तो वाटर में क्या होता है, वाटर में भी एच बॉन्डिंग होती है, लेकिन बहुत क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे एच बॉन्डिंग। कैसे, देखो। नेक्स्ट एग्जांपल होगा बच्चे वाटर का। वाटर में क्या होता है कि वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है, सबने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दिस इज बेंट शेप। बेंट शेप बोलते हैं इस, यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं इसके, है ना। बेंट शेप या वी शेप बोलते हैं आप इसको। ये एक H2O मॉलिक्यूल है, एक, देखिए यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। आप थोड़ा सा कोई भी एक वाटर थोड़ा सा सैंपल ले लो, चाहे 20 ग्राम 10 ग्राम, कुछ इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। तो उसमें होता क्या है बच्चे, यहाँ पे एक और होगा, तो यहाँ पे H कनेक्ट होगा, इसका H फर्दर उधर कनेक्ट होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, ये जिसके साथ कनेक्टेड होगा। समझ में आ गया? फिर ये H फर्दर कनेक्ट होगा बच्चे नीचे की तरफ ऑक्सीजन के साथ, ध्यान रखिएगा कैसे जा रहा है। फिर ये फर्दर कनेक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है जी। एक रंग का जाल सा बिछ गया, देखो। अगर आप चेक करें कि अगर जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज सराउंडेड बाय, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज सराउंडेड बाय द अदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, उसके साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं थ्रू H बॉन्ड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनमें तो क्या था, इनमें जो एक मॉलिक्यूल था HF का, एक मॉलिक्यूल किससे, कितने से कनेक्टेड था, सिर्फ 2 से था। आप चेक कर सकते हो, जो ये मॉलिक्यूल होगा HF का, इट इज कनेक्टेड टू दिस मॉलिक्यूल ऑफ HF एंड दिस HF, 2 ही मॉलिक्यूल से कनेक्टेड थे। यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल है भी बच्चे, इट इज कनेक्टेड टू अदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। आपको ना एक यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, इसको मैं साथ फर्दर अगर और बनाऊँ ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे होती है, आपको थोड़ा सा और समझ आएगा इसको। ये लाइक दिस जा रहा है, ठीक है, ये चलता जाता है पैटर्न आपका, ये जो पैटर्न है ये चलता जाएगा आगे, रुकने वाला नहीं है। आप एक चीज देख रहे हैं कि जो एक H2O मॉलिक्यूल है, ये 4 मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है, 4 मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ। ये स्पेसिस बच गए बीच में, ये स्पेसिस बच चुकी है, स्पेसिस है ना इनके बीच में। आपको यहाँ से क्वेश्चन आया होगा कभी ना कभी, आपने सुना होगा कि जो आइस होती है, आइस फ्लोट्स करती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, जबकि वो सॉलिड है। आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर, तो उसको तो डूब जाना चाहिए ना, सिंक हो जाना चाहिए उसको तो, पर लेकिन वो क्या करती है, फ्लोट करती है। मतलब डेंसिटी जो है आपके किसकी, आइस की, वो क्या रही होगी, कम रही होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। तो उसका रीजन पूछते हैं कई बार, रीजन क्या है, वो सॉलिड होते हुए भी उस पर फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, जबकि वो क्या है, सॉलिड है, तो उसको डूब जाना चाहिए था। तो मतलब डेंसिटी क्यों कम है, ये है उसका असली रीजन। दिख रहा है आपको? जब वो सॉलिड फॉर्म में जाती हैं तो आपके मॉलिक्यूल्स कम्पैक्ट फॉर्म में आते जरूर हैं, बट कुछ स्पेस क्या रह जाती है, वेकेंट रह जाती है मेरे बच्चे। जो स्पेस है बिटवीन दी H2O मॉलिक्यूल्स, वो क्या रह जाती है, वेकेंट, खाली, एम्प्टी रह जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर। तो जिसकी वजह से अगर खाली रहेगी तो एम्प्टी स्पेस रह जाती है, तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी भाई और ज़्यादा, ठीक है मेरी बच्ची, बात ये बात याद रखेंगे। तो ये स्पेस के कारण क्या होता है, आपकी जो ये एम्प्टी स्पेस रह जाती है, इतनी बड़ी बड़ी एम्प्टी स्पेस बची हुई है, इसी कारण जो है डेंसिटी कम होती है आपकी आइस की, और इसी वजह से वो क्या होती है,
फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, याद रख पाएंगे? चलो जी, इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। इसको नोट कर लें साथ साथ में मेरे बच्चों, चाहे पॉज करके नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, पता होना चाहिए आपको कैसे बनाए। नेक्स्ट क्या होगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया। अमोनिया में भी एच बॉन्डिंग, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एच अटैच्ड है, एच इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये जो एच होता है ये आगे नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होता है बच्चे, याद रखेंगे, ये चेन जल्दी जाती है आपकी, याद रखेंगे, ये ऐसे कनेक्ट होते हैं, ये एच बॉन्ड बने इनके बीच में, दिस इज एच बॉन्ड। लेकिन एच बॉन्डिंग कौन सी एच बॉन्डिंग है, किसके एग्जाम्पल चल रही है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट जी, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें बहुत बार जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है आपको। नाइट्रोफिनॉल नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं हम। नाइट्रोफिनॉल का मतलब, नाइट्रो का मतलब NO2 ग्रुप, फिनॉल का मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ, मतलब बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं, ये लगा दिए, बन गया फिनॉल, कहा गया नाइट्रोफिनॉल। लेकिन कौन सी नाइट्रोफिनॉल, कहा गया पैरा। पैरा का मतलब बताया था मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बताया हुआ है ऑर्थो मेटा पैरा क्या चीज होती है। तो कौन सी पैरा पोजीशन है, दिस वन इज द पैरा पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा विद रिस्पेक्ट टू OH। याद रखिए, ये किसी के रिस्पेक्ट में होती है, ऐसे नहीं होती, ठीक है। जो बॉन्डेड पहले से ही वहां पे एटम प्रेजेंट है या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है, उसके रिस्पेक्ट में जो बगल वाली पोजीशन है दैट इज ऑर्थो, नेक्स्ट इज मेटा, देन इज पैरा। तो नाइट मैंने क्या कहा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये नाइट्रोफिनॉल ऐसा ही होगा, देखो जरा, बताया हुआ है मैंने आपको, ये दिस इज अ पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या होता है, जिसमें भी एच बॉन्डिंग होती है बहुत बढ़िया वाली, कौन सी, इंटरमोलिकुलर, कौन सी वाली, इंटरमोलिकुलर। तो सुनो कैसे होती है, यहाँ पे जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका बोल बैठा होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होता है वो उल्टा पड़ा होता है, उल्टा कैसे, ऐसे, ऑक्सीजन यहाँ पे H, यहाँ पे N, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, लाइक दिस, ठीक है। अब होगा क्या, जो ये H है बच्चे, ठीक है, दिस H इज कनेक्टेड टू दिस ऑक्सीजन, तो H बॉन्ड बन जाता है। फिर नेक्स्ट ये आगे और कनेक्ट होगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पे जो H होगा ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल से कनेक्ट होगा, तो आपको दिख रही है H बॉन्डिंग है यहाँ पे। तो याद रखेंगे कौन सा एग्जाम्पल है, क्या कहा मैंने, पी नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल, पी का मतलब है पैरा, भूलेंगे नहीं इस बात को। पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सी मॉलिक्यूल, कौन सी एच बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ये कॉन्सिक्वेंस भी है बच्चे, याद रखिए, समझाऊंगा मैं आपको, पूरा डिटेल में समझाऊंगा क्या कॉन्सिक्वेंस है, इनकी वजह से होता क्या है, ये ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा आपको, नोट कर लें बात को। तो अब आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बॉइलिंग पॉइंट होता है हर चीज का ना, जो सब्सटेंस होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है, इस पे क्वेश्चन आता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि आपका कोई भी लिक्विड है वो कब वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप थोड़ी सी इसके पीछे मैकेनिज्म सोचे, तो मैकेनिज्म ये होगा कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेस में हैं तो वो आपके गैसेस फेस में कब जाएंगे, अगर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गई, वो ओवरकम कर दी, मतलब बॉन्ड थे वहां पे, वहां टूट चुके हैं, तभी वो कहाँ जाएंगे, गैसेस फेस में, ठीक है जी। अब यहाँ पे होता क्या है, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ये जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हुई है सब में, इनकी वजह से क्या हुआ है, इनकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। आप कहेंगे सर क्यों इंक्रीज हो जाता है, आंसर आपके सामने है। H2 में क्या है कि एक H को कितने H ने पकड़ा, कितने और मॉलिक्यूल से पकड़ा हुआ है, भाई 4 मॉलिक्यूल्स ने पकड़ा है,
तो मतलब एच बॉन्ड उनके बीच में बना हुआ है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज। तो ये बात याद रखना, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी बात हो रही है, वो इंक्रीज हो जाती है। वो इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो आपने सिंपल शब्दों में याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है जी, जिसमें वो प्रेजेंट होगी। चलो जी, बढ़िया, इस बात को लिख लो मेरे बच्चे। तो याद रखना, इनका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनल है। असल में वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सबको पता है क्यों होता है, इतना ज़्यादा होना चाहिए, है तो लिक्विड ना ये। अगर आप इसको टेक्निकल वे में चेक करें, टेक्निकल वे में इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग है। इसमें क्या है, एच बॉन्डिंग। ऐसे मुझे अमोनिया का केस है, ऐसे ही आपका पी नाइट्रोफिनॉल का केस होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको जो भी मैंने लिखा है अभी, इसको बहुत अच्छे से हम अप्लाई भी करेंगे क्वेश्चंस में, याद रखना। अप्लाई तो मैंने अभी करके दिखा दिया आपको यहाँ पे कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पॉइंट लिखें, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, इंक्रीज कर जाएंगी। बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, आपको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनके उनके बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस। तो डायरेक्टली याद रखना है बच्चे, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, याद रखेंगे। और ऑब्वियसली ये क्यों हुआ है, ऑब्वियसली क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएशन होगी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ चुके थे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें एक बात और आती है इंपॉर्टेंट, सोल्युबिलिटी। कहा गया सोल्युबिलिटी मतलब डिसॉल्व हो जाना। याद रखना, अगर एच बॉन्डिंग हो पा रही है कहीं पे भी, है ना, मान लो कोई सब्सटेंस है, मैंने उसको वाटर में डाल दिया, किसमें डाल दिया, वाटर में, कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स ने वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर ली, एच बॉन्ड बना लिया, तो डिसॉल्व हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा हाईली डिसॉल्व हो जाएगी। उसमें कहने का मतलब ये कि जो सोल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है अगर क्या होता है, अगर आपका कोई भी सब्सटेंस एच बॉन्ड बना देता है किसके साथ, विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। और किसकी वजह से होगा, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्यों, ये सब्सटेंस, ये मॉलिक्यूल किसी और का है, लेट से NH3, अमोनिया मान लेते हैं, और उसने अमोनिया को आपने डाल दिया किसमें, H2O में। तो जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होगा वो H2O के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेगा, एच बॉन्डिंग। कैसे कहे, सिंपल है जी, देखो जरा, ये आपके सामने कौन है, NH3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें जो OH आएगा, देखना जरा, आपका OH आएगा, वो क्या करेगा, अगर आप H2O को ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, दिख ही रहा है, ये जो H है ये क्या देखेंगे, ये देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, इनके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा ड्यू टू द नाइट्रोजन बॉन्डेड है। तो ये क्या देखते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ, विद द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो एच बॉन्डिंग होगी, एच बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, अमोनिया विल बी हाईली मिसिबल विद वाटर। मिसिबल का मतलब आपकी सोलबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है जी, याद रखिए इस बात को। तो ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैं इसी में लिख देता हूँ, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। दूसरी बात, सोलिबिलिटी
ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस इन वाटर। याद रखना वाटर में क्या है, किसी और में नहीं कहा मैंने। ठीक है जी, ये बात याद रखेंगे। डन। चलो आगे चलते हैं। सेकंड टाइप इंट्रा मॉलिक्यूलर, बच्चे इसको नोट कर लें। इंट्रा मॉलिक्यूलर, पॉज कर लें और नोट कर लेंगे इसको। तो चलो सेकंड टाइप है जी इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में क्या होता है, मैंने क्या कहा था, जो एक सब्सटेंस होगा उसका मॉलिक्यूल जो होगा विद इन दी मॉलिक्यूल ही क्या हो जाती है, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। जो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं होता थ्रू एच बॉन्ड। वो क्या होता है, जो एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के विद इन ही क्या होता है, उसी के अंदर एच बॉन्डिंग हो जाती है एटम्स के बीच में। एग्जाम्पल देके समझते हैं जरा, देखिएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस पे होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हमने अभी पैरा लिया था, ये OH है बच्चे, ऑर्थो पे लगा दो। हमने पहले पैरा पे लगाया था NO2, आप यहाँ पे लगा दो। अब ये क्या देखेगा, ये H क्या देख रहा है कि जो ये हाइड आपके सामने ऑक्सीजन पड़ी है इसके साथ H बॉन्डिंग में आ जाता है, मतलब H बॉन्ड बन जाता है इस H के बीच में, और ये जो ऑक्सीजन बैठी है, मतलब विद इन मॉलिक्यूल हो गया, आपको सेकंड मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ रही। बात समझ पा रही है, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है वो विद इन ही मॉलिक्यूल हो जाती है। ठीक है जी, याद रखेंगे इस बात को। दिस टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग occurs between the atoms within the molecule, occurs between the atoms within the same molecule। सेम लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूल में ही हो जाते हैं, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है जी, आपके सामने एग्जाम्पल दिया किसका मैंने, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। याद रखें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है जी, वो पैरा था जो अपने, जिसमें क्या था, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग थी। इंट्रा में कौन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हो सकता है इसका, कौन सा, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल, मतलब OH यहाँ पे जी, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। अब देखो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और साथ में कौन दिख रहा है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं इससे, मतलब इनके बीच में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो जाती है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कार्बन अटैच है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है फ्लोरीन के ऊपर, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन के ऊपर, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एच बॉन्ड बन जाता है। और ये क्या है बच्चे, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। ठीक है, याद रखेंगे, इज ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। मैंने सबको सिखा चुका हूं क्या, नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ से नॉमेनक्लेचर के बारे में अगर आपको नहीं आ रहा है नामकरण करना, तो जरा पढ़कर आए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है जी, सुनकर आइएगा उनको पहले। तो चलो मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब क्वेश्चन ये होता है कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, इसमें हो क्या रहा है, जो एक मॉलिक्यूल है विद इन मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी आपस में ही है, अपने अंदर एच बॉन्डिंग होगी। जो सेकंड मॉलिक्यूल है, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। क्या कहा मैंने, जो आपके हजारों मॉलिक्यूल लगे होंगे वैसे तो जो मॉलिक्यूल होगा ये और ये नाइट्रिक सिक्सा,
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, आपस में इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, वो कैसी होगी? वीक होगी। कहा किसके कंपेरिजन में बात कर रहे हैं भाई? हम कर रहे हैं पैरानाइट्रोफिनॉल में। पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या था यहाँ पे? जो एक मॉलिक्यूल था वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ था विच एच बॉन्ड, फिर थर्ड जुड़ा हुआ था, फिर फोर्थ, ऐसे था। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो उनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एच बॉन्ड नहीं बना हुआ। तो एच बॉन्ड नहीं बना हुआ तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेस होगा देन दी पैरानाइट्रोफिनॉल। क्यों होगा? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, या ये बोल सकते हैं ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है जी, तो समझ आया? तो ये बात हमें क्लियर कट हुई है कि जो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है इसकी वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, जबकि जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा मेरे बच्चों। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे पढ़िएगा, इसके बारे में और चीज़ें लिख लेते हैं। पी नाइट्रोफिनॉल, पी पैरानाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल हैज हायर boiling point than O nitrophenol due to presence of intermolecular H bonding। ठीक है जी, due to presence of intermolecular H bonding which results in the association of molecules, which results in association of molecules। डन है जी बच्चों बात? अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से जेईई में पूछा जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हम किसी भी चीज़ को अगर टेम्परेचर देते हैं तो एक शब्द यूज होता है वोलाटाइल। वोलाटाइल है ना? वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। अगर मैं कहूँगी वोलाटाइल सब्सटेंस है कोई, तो उसका मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस वोलाटाइल कहलाता है जो इजीली इवेपोरेट हो जाए। अब बताओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में से और पैरानाइट्रोफिनॉल में से जल्दी इवेपोरेट कौन हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ पे इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है ना। समझ में आ गई मेरी बात? तो लिखो फिर, यहाँ पे आपस में मॉलिक्यूल नहीं जुड़े याद रखना बच्चे। जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें सिर्फ एक ही बात चेक करनी है आपने। क्या चेक करनी है? कि आपका एक मॉलिक्यूल जो है दूसरा मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कितनी स्ट्रॉन्गर है। दोबारा बोलता हूँ, कंसेप्ट याद रखना है। अगर आपका एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी स्ट्रॉन्गर है, वही डिसाइड करेगा कि उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या नहीं होगा। कभी भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन मॉलिक्यूल नहीं देखनी। जैसे अपने यहाँ पे एच बॉन्ड बना जरूर है, तो विद इन मॉलिक्यूल क्यों करना है? नहीं, हमें तो बॉइलिंग पॉइंट बल्क फिनोमेना है, वो एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं आपको एक ड्रॉप ऑफ मान लो एक मॉलिक्यूल दे दूँ वाटर का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पता कर लोगे क्या? नहीं पता कर सकते ना। तो बॉइलिंग पॉइंट असल में बल्क फिनोमेना है, वो बहुत सारी मॉलिक्यूल्स से बनता है, मतलब बल्क फिनोमेना होगा। आपको ज़्यादा अमाउंट में या क्वांटिटी में चाहिए होगी वो चीज़। तो इसका मतलब सिंपल क्लियर है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल आपस में, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है या स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर है तो ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? कम होगा। समझ आ रही है मेरे बच्ची बात? याद रखिएगा, ठीक है, कि आपको लॉजिक कैसे लगाने वहाँ पे। ये बात भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ही ना रहे। इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग,
सॉरी इंट्रा नॉट इंटर बच्चे, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग decreases the boiling point of substance. ठीक है जी, क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में नहीं जुड़े होते बच्चे, जब जुड़ेंगे नहीं तो ऑब्वियसली है उनको तोड़ना आसान हो जाएगा, है ना, वो जल्दी आपके वेपर फेस में चले जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। जो मैं आपको दूसरे तरीके से बताया था वो भी पढ़ लेना यहाँ पे। ये हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल कौन होते हैं, इसमें कई बार पूछ ले, मेरे ख्याल क्वेश्चन भी है आपका +2 में। ऐसे लिखना इसको ज़रा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल, इज स्टीम वोलाटाइल। स्टीम वोलाटाइल का मतलब है कि वो जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल एज कंपेयर्ड, इज मोर स्टीम, या मोर भी शब्द ऐड कर सकते हैं, इज मोर स्टीम वोलाटाइल एज कंपेयर टू p नाइट्रोफिनॉल, p नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ये बात भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है वहां पे। तो आगे चलते हैं। एक और कॉन्सिक्वेंस होता है आपकी एच बॉन्डिंग का, एक कॉन्सिक्वेंस और है। आपने एक कॉन्सिक्वेंस तो देख ही लिया कि बॉइलिंग पॉइंट पे असर डालता है कौन, एच बॉन्डिंग की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। एक और प्रॉपर्टी है, मतलब एक और कॉन्सिक्वेंस है एच बॉन्डिंग का, वो है मुझे एसिडिटी। किसी भी कंपाउंड के एसिडिटी का मतलब कितना एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है, ज़्यादा है या कम एसिडिक है, वो भी एच बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है बात, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर वहाँ पे एच बॉन्डिंग है तो एच बॉन्डिंग आपकी एसिडिटी पे इफेक्ट डालता है। तो कहा गया जरा करके दिखाओ, हम एग्जाम्पल दो जरा तो समझेगा जरा एग्जाम्पल। मैंने क्या कहा, एच बॉन्डिंग also affect also affect the also affects the acidity of compounds। ठीक है, मुझे एक बात बताओ पहले, जो ये एसिडिटी है ये केमिकल प्रॉपर्टी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी है? और ये भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी और अ केमिकल प्रॉपर्टी, पता है कुछ किसी को? जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वगैरह, दे ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। जबकि जो एसिडिटी होती है, बेसिसिटी होती है, दे आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। तो सुनना जरा, मान लो हमारे पास है बेंजोइक एसिड, तो उन्हें जी ध्यान सुने, बेंजोइक एसिड, कोई रट्टाफिकेशन नहीं मारनी, पहले बोल रहा हूँ, रट्टाफिकेशन ही जस्ट प्योर लॉजिक। हम किसको एसिडिक बोलते हैं? हम उसको एसिडिक बोलते हैं जो इजिली एच पॉजिटिव दे दे सोल्यूशन में। एसिडिटी का मतलब क्या है? मोर एसिडिक का मतलब है विच गिव एच पॉजिटिव इजिली। जो एच पॉजिटिव, अब इसका इसके पास एच है ना, तो इसे निकाल के देखो जरा, निकल जाएगा, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं एक चीज और लेता हूं, मैं कंपाउंड लेता हूं, देखना जरा ध्यान से, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां पे मैं फ्लोरीन लगा देता हूं, यहां पे लगा देता हूं फ्लोरीन। तो आपको क्या लगता है
जो ये फ्लोरीन होगा इस H के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कौन सी बॉन्डिंग है ये, कौन सी H बॉन्डिंग है, इट्स इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी। अब इसकी वजह से क्या होता है फिर बच्चे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसने H को इजिली क्या कर दिया, सोल्यूशन में दे दिया था। लेकिन यहाँ पे जो ये H है इसको यहाँ ऑक्सीजन आसानी से सॉल्यूशन में नहीं दे सकती, क्योंकि ये फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है थ्रू दी H बॉन्ड। समझ में आ गया, इतनी आसानी से नहीं होगा आपकी बात। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाला H है, ये H इज नॉट इजिली अवेलेबल। ठीक है, तो अवेलेबल नहीं हो सकता, तो क्या होगा जी, अब बाहर नहीं निकाल पाएंगे इसको, तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली है। अगर दोनों में कहा जाए कौन सा एसिडिक है जी, दिस वन इज मोर एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो H है वो फ्लोरीन के साथ अटैच है थ्रू दी H बॉन्ड, उसको बाहर निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आसान है। दे दो, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो याद रखेगा H यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोर एसिडिक बिकॉज H पॉजिटिव कैन बी इजिली गिवन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये होगा लेस एसिडिक बिकॉज H is bonded to fluorine through H bond, is bonded to fluorine through H bond, and therefore it it is difficult to donate H positive। समझ में आ गया, याद रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है बात। ये सब आपके क्वेश्चन जेई मेंस वगैरह, जे एडवांस वगैरह में यूज हो सके, सब आपकी एप्लीकेशन है, कॉन्सिक्वेंसेज है इसके, ध्यान रखिएगा। इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, नाम भी मैंने सबको बताया हुआ है। दिस इज, इसको अगर हम कहें H, तो ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या कहा था, याद है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरो, कौन सा, ऑर्थो फ्लोरो बेंजोइक एसिड, ओ फ्लोरो बेंजोइक एसिड। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो कि एक मेरे पास मॉलिक्यूल और है, मुझे याद आया हमने वहां पे किया था, जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे, वहां पे एक मॉलिक्यूल और था, ऐसा ही दिखता था वो भी। मान लो वो मॉलिक्यूल ये था मेरे ख्याल से, सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और डालते हैं मॉलिक्यूल जरा, तो थोड़ा सा मैं अलग ये लेते तो बट CHO था, याद आ गया, CHO, ऐसा, और यहाँ पे OH लगा था, है ना। यहाँ पे भी H बॉन्डिंग हो सकती, देखो क्या H बॉन्डिंग नहीं हो सकती इसमें, H बॉन्डिंग पॉसिबल है, देखो जरा, क्या H बॉन्डिंग पॉसिबल है यहाँ पे, मेरे ख्याल से तो है। तो यहाँ पे भी H को, अब ये वाला जो H है जो ऑक्सीजन के साथ है, उस H को अगेन क्या होगा, सॉल्यूशन में देना, मतलब H पॉजिटिव को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H बॉन्डिंग है बच्चे। ठीक है, तो इसकी भी जो एसिडिक फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा आपका, याद रखिएगा इन बातों को। चलो आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट है बच्चे। आपने देखा होगा कि जो एच बॉन्ड है, हम नाम तो बॉन्ड बोल रहे हैं, असल में ये कोई बॉन्ड नहीं। जब हम इसका इसका बेसिक समझा था, हमने ये कहा था कि ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट क्या है, ये जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो याद रखिए पहली बात, एच बॉन्ड इज merely an electrostatic force of attraction rather than a chemical bond, rather than a chemical bond। तो आप इसको बेटर है कि केमिकल बॉन्ड ना कहें, याद रखें ये जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपकी, वो भी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड ना कहें। और एच बॉन्डिंग के लिए आप ऑब्वियसली एच बॉन्डिंग इन्वॉल्व करती है किसको, दो एटम, याद रखेगा। तो एच बॉन्डिंग क्या करती है, सिर्फ दो एटम आपके क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तीन एटम कभी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। या ये बोल दो, एच बॉन्डिंग नेवर इन्वॉल्व्स मोर देन टू एटम्स, दो एटम से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते आपके, ठीक है जी। एच बॉन्डिंग में सिर्फ दो ही एटम इन्वॉल्व होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप ये कहें सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड में और एच बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, तो कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। डाटा मैं आपको बता देता हूं। जो एच बॉन्ड होता है बच्चे, एच बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ऑन एन एवरेज, ओवरसे एवरेज देखें, क्योंकि हो सकता है फ्लोरीन के बीच में हो सकता है आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हो, है ना, नाइट्रोजन आपका हाइड्रोजन के बीच में हो। तो यहाँ पे मैं एवरेज लेता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है 10 to 40 किलो जूल होती है, 10 to 40 किलो जूल, ठीक है। और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसकी हमेशा याद रखिएगा वो 10 टाइम्स होता है बच्चे। एच बॉन्ड से कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली 10 टाइम्स ज्यादा, मतलब 100 to 400 किलो जूल पर मोल लिखना, मतलब एक मोल के लिए, फॉर वन मोल, दैट इज फॉर वन मॉलिक्यूल। वैसे आपको पता है मॉलिक्यूल में और मोल में क्या फर्क होता है? आपने फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ा हो मोल कंसेप्ट +1 का, कि मॉलिक्यूल में और मोल में क्या दोनों सेम एक ही चीज होता है क्या? अगर मैं कहूँ कि मॉलिक्यूल या वन मोल या वन मॉलिक्यूल, सेम बात होगी। डिफरेंट चीजें होंगी कि सेम होगा? वन मॉलिक्यूल क्या वन मोल के इक्वल होता है जी? सोचिए इस बात को जरा, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है +1 में। ये रखिए, ये पर मोल है बच्चे, मॉलिक्यूल नहीं है, पर मोल फर्क होता है। मतलब अगर एक मोल ले लिया जाए एच बॉन्ड का और एक मोल किसी कोवलेंट बॉन्ड बने जहाँ पे, उसकी स्ट्रेंथ की बात की है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। इफेक्ट ऑफ एच बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ एच बॉन्डिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मान लो कि आपका कोई मॉलिक्यूल है एक ना, कार्बन या हाइड्रोजन का होगा, अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, ध्यान सुनना, अगर मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज होता है, तो जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज होता है, मतलब वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। क्या कहा मैंने? पहला पॉइंट याद रखना इस पे, मॉलिक्यूलर
मास इंक्रीजेस, अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगा तो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा इंटर मोलिकुलर फोर्सेस का, मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो भी इंक्रीज कर जाती हैं अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा। मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, इंटर molecular forces also increases। ये कंसेप्ट याद रखना हमेशा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसके ऊपर। मान लो मेरे पास CH3 कौन है ये, इथेन, 3 कार्बन कर देते CH3 CH2 CH3, मास बढ़ा दिया हमने। आगे चले जाओ और CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन, दिस इज ब्यूटेन। आपको दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ऐड हुई है। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो मैंने क्या कहा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होंगी, तो जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। याद रखना, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आल्सो इंक्रीजेस एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर इसमें देखा जाए तो क्या होगा, वो ये होगा। ये कंसेप्ट याद रखना, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। असल में जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना बच्चे, वो आपका वेंडर वाल फोर्सेस पे होगा। जो एच बॉन्डिंग है उसका एक पार्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा वेंडर वाल फोर्सेस क्या चीज़ होती है। ये भी समझाना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये बातें आपको कई शब्द मैं बहुत बार बोलूँ, वेंडर वाल फोर्सेस, तो आपको मुझे पता होना चाहिए वो है क्या चीज़। तो उनके ऊपर भी नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा। जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे मेरे, वो अरोमेटिसिटी पे ऊपर होगा, रेजोनेंस के ऊपर होगा और आपका वेंडर वाल फोर्सेस के ऊपर होगा। ठीक है, वो ये आपके बिल्कुल, ये मान लो कि आप ना, आपका बेसिक्स है जो आपको आने चाहिए। अगर ये नहीं आते तो आप हायर एडवांस तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है बात? तो चलो चलते हैं, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ से एक बात सिंपल मैंने कहा, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो वर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडर वॉल फोर्सेस। वेंडर वॉल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैं बताऊं, वेंडर वॉल फोर्सेस असल में यहाँ पे सिर्फ ये मान के चलो, वेंडर वॉल फोर्सेस का मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कैसी है, तो इसको ये समझना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बच्चे, मॉलिक्यूलर मास के। ये बात भी याद रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है तो जो वेंडर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर देगा। आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, शॉर्टकट मार सकते हैं ऐसा। तो एग्जाम्पल समझते हैं इसके ऊपर एक और। मान लो हमारे पास है ऑक्सीजन फैमिली, ध्यान रखना, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, सबको याद होगा। पीरियोडिक टेबल तो सबको याद है। ऑक्सीजन फैमिली कौन कौन से मेंबर होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के, ओ, शी, सेल, डी, पोर्ट। क्या कहा, ओ, शी, सेल, डी, पोर्ट। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टुलूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने कहा हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स का मतलब क्या है, हाइड्राइड का मतलब है मेरे बच्चे इनके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, सबको पता है। H2O, यहाँ पे H2S, यहाँ पे H2 सिलीनियम, H2 टुलूरियम, H2 पोलोनियम। वैसे पोलोनियम आपको पता होगा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जी, है ना। यहाँ तक हम जाते नहीं है, वैसे जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें ये मत ही बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं, कहा जाएगा इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताएं जरा। देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो सकता है, मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो वेंडर ऑफ फोर्सेस इंक्रीज करती हैं और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज।
आप हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज करता है, तो H2O का इन सब में से सब मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा, इसका, और सबसे कम इसका। तो ऑर्डर जो है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इसका, देन ये, और सबसे लीस्ट होना चाहिए किसका, वाटर का। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे H2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है इससे। कहा क्यों हो जाता है, अगेन H बॉन्डिंग, H2 में H बॉन्डिंग है जबकि इनमें H बॉन्डिंग नहीं होती किसी में। तो जिसकी वजह से जो H बॉन्डिंग की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एबनॉर्मली हाई होता है मेरे बच्चे, याद रखेंगे इस बात को। तो एग्जाम्पल था ये, H2O हैज abnormally high boiling point, then its corresponding family hydrides, ठीक है जी, इन हाइड्राइड से ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात, चलो नोट कर लो। ठीक है, अगर वैसे कोई पूछे तो आपको क्या होगा ऑर्डर, H2O का सबसे ज़्यादा होता है, फिर किसका होना चाहिए, इसका होगा, क्योंकि मास ज़्यादा है। ये तो असेप्शन होगी ना, असेप्शन में नहीं, देखो कहीं ना बोलते हैं कि असेप्शन बहुत है जी केमिस्ट्री में। भैया असेप्शन, आपको असेप्शन दिख रही है ये, भैया लॉजिक है। आप लॉजिकल तरीके से सोचो ना, ये साइंस है, ये कोई रट्टा फिक्स थोड़ी ना है। कहीं कह देते हैं जी हाँ जी असेप्शन आ गई, कोई याद तरीका या रट्टा मारना, कौन सा रट्टा मारना पड़ रहा है भाई यहाँ पे, पता है मुझे कौन सा रट्टा है यहाँ पे। भाई लॉजिक है कि H2O में H बॉन्डिंग हो गई यार, जब H बॉन्डिंग हो गई तो क्या होगा, आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ये सिंपल भाई फिजिक्स तो हुई है ना ये, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ज्यादा हुई है तो इंटरनेट कर सकते हैं आप, बोलते ही रट्टा है, पता नहीं कौन सा रट्टा, पता नहीं दिमाग में ना बिठाया हुआ है कि केमिस्ट्री में रट्टा है, तो वो गलत है, पहले ही बोल देता हूँ मैं, वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। जो ये सोचते हैं कि सर रट्टा बहुत है, भाई रट्टा नहीं है। ये अगर कोई एक्सेप्शन हुई है उसके पीछे कोई लॉजिक है यार, कोई लॉजिक तो होगा ना आपके सामने, वो लॉजिक, हाँ वो अलग बात है किसी लॉजिक समझे नहीं होंगे उस टाइम पे तो वो बोल देते हैं रट्टा है। भाई लॉजिक समझो ना चीज़ों का, लॉजिक समझोगे तो अपने आप पता रहेगा कि हाँ H2 का क्या होगा, H2 में H बॉन्डिंग है तो दैट्स वाई आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहा होगा, आपके सामने है देखो लॉजिक। तो आगे चलते हैं, H2 सबसे ज़्यादा, देन H2 टिलूरियम का होगा बच्चे, देन H2 सिलीनियम, देन H2S। याद रखेंगे बात, ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो जी आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए मेरे बच्चों, एक बार पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट होगा बच्चे एग्जांपल हाइड्राइड्स ऑफ फ्लोरीन फैमिली, हाइड्राइड्स ऑफ फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, फ्लोरीन फैमिली सबको पता है कौन कौन से नहीं, फ्लोरीन में HF फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो HCl, HBr, देन HI। ठीक है, कंसेप्ट अगेन क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है जी डाउन द ग्रुप, तो आपकी वेक्टर फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगेन HF में क्या हो गया, H बॉन्डिंग, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एबनॉर्मली हाई होगा इन सबसे, समझ में आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, HF ग्रेटर देन HI, देन ग्रेटर देन HBr, देन HCl। दिस अगेन इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, याद रखेंगे।
ये एच बॉन्डिंग की वजह से है। अगेन दिस अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। इसमें एच बॉन्डिंग हो चुकी, उनमें एच बॉन्डिंग नहीं होती, एच बॉन्डिंग। ठीक है, सिंपल लॉजिक याद रख पाएंगे मेरे ख्याल से आप। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली भी सुन लो। नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स होंगे, है ना, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन होता है? नेवर पुट आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यही होता है मेरे ख्याल से मेरे बच्चों। देखना जरा, तो हाइड्राइड का मतलब क्या है? हाइड्रोजन लगा दो तो बनेगा फॉर्मूला NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। ठीक है, तो अब बताओ अगेन, यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि आपका ना, ये ऑक्सीजन फैमिली थी, फिर फ्लोरीन फैमिली। यहाँ पे दिक्कत ये होती है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा जरूर, लेकिन सबसे हाई नहीं होगा। जो NH3 का है बॉइलिंग पॉइंट इट इज एबनॉर्मली हाई, मतलब जो एक्सपेक्टेड है उससे वो नहीं होगा, उससे कुछ ज़्यादा ही हाई होगा। क्यों? अगेन एच बॉन्डिंग होगी NH3 में, जबकि किसी में भी एच बॉन्डिंग नहीं होगी। तो कहा गया किसका ज़्यादा होगा? एक बात तो क्लियर कट है, इनको अगर देखा जाए तो डाउन द लूप क्या हो रहा है, मोल्टो मास इंक्रीज, तो BiH3 का सबसे ज़्यादा, देन SbH3, अब इसके बीच में आता है NH3 याद रखें। ठीक है, यहाँ पे NH3 आता है, और फिर आता है आपका कौन, फिर ये आएंगे जो जिनको आना चाहिए, मतलब जो नॉर्मल ऑर्डर है वही चलता है असल में। तो यहाँ पे भी नॉर्मल ऑर्डर चल रहा है, बस एक्सेप्शन यहाँ HF में है। यहाँ पे भी नॉर्मल ऑर्डर था ये, यहाँ तक तो बस H2 उसके ज़्यादा था। ये नॉर्मल ऑर्डर चल रहा है, बस बीच में NH3 आ जाता है, बस याद रखना। ठीक है, इधर भी दो आएंगे, इधर भी दो आएंगे, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ये सब किसके कॉन्सिक्वेंस है? एच बॉन्डिंग के। मतलब इसका भी एबनॉर्मल हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एच बॉन्डिंग, एंड अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई है अगेन ड्यू टू दी एच बॉन्डिंग। ये पूछा एच बॉन्डिंग कौन सी एच बॉन्डिंग है? इंटरमोलिकुलर, नॉट इंट्रा, याद रखेंगे। चलिए मेरे बच्चों, तो इनको याद रखना है मेरे बच्चे, बाकी और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, अभी बस सिखाया है मैंने कि एच बॉन्डिंग, क्योंकि जब हम और आगे लेक्चर्स में जाएंगे, ठीक है, एल्कोहल्स पढ़ेंगे, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे, सब में एच बॉन्डिंग होती है। पर यहाँ पे मैं बस ये सिखा चुका हूँ आपको कि एच बॉन्डिंग होगी, उसको आपको कैसे, कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है, आप सोचेंगे कैसे वहाँ पे। ठीक है, जो जैसे जैसे आगे और लेक्चर जाएंगे, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आगे जाएगी बच्चे, जैसे हम और चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल्स वगैरह, फिनॉल्स वगैरह, ठीक है, आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो मैं सब में दिखाऊंगा कि एच बॉन्डिंग कैसे होती है, वहाँ पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एच बॉन्डिंग के। तो मिलते हैं मेरे बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे बच्चे, ताकि आपसे कोई भी जो टॉपिक आएंगे, आगे लेक्चर आएंगे, वो मिस ना हो। ठीक है जी, मिलते हैं मेरे बच्चों आपको।